हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो 1857 की क्रांति पर रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है 1857 का रिवोल्ट, इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करना। इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन जो बनता है इस पे ये बनता है कि 1857 की क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए या क्या कारण थे। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक सामाजिक कारण बताएं या सामाजिक धार्मिक कारण बताएं। उसको ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए या क्या प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति का स्वरूप या प्रकृति क्या थी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हम शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें कई लेक्चर्स जो है इसमें लग जाएंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। इसके बाद हमारा सिलेबस जहाँ तक थ्योरी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद केवल 2 मैप रह जाएंगे, एक मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो देखिए 1857 की क्रांति ये आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन था राजनीतिक रूप से वो प्लासी के युद्ध के बाद स्थापित हो गया था। प्लासी के युद्ध के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया छल कपट से, और बंगाल पर उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली। और उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध। तो भारत में अंग्रेज जो है एक राजनीतिक शक्ति बन गए थे। और फिर उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद का एक दौर चलाया। और जो उन्होंने शासन किया उस शासन की प्रतिक्रिया हुई जनता के द्वारा, क्योंकि उनका जो शासन था वो शोषण पर आधारित था। तो बहुत से कारण बने, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो। और फिर जो तत्कालिक कारण आपने पढ़ा भी होगा 1857 की क्रांति के बारे में लोअर क्लासेस में कि चर्बी वाले कारतूस थे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो आज हम सबसे पहले राजनीतिक कारणों के बारे में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के कौन से राजनीतिक कारण बने। तो पहले जो हम डिस्कस करना चाहेंगे इसमें वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति। तो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण बना अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी। यानी साम्राज्यवादी का मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति। आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से और फिर बक्सर के युद्ध से बंगाल पर अधिकार स्थापित हो गया था अंग्रेजों का। और उसके पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स ने बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया था। और फिर जो सब्सिक्वेंट जो गवर्नर जनरल या लॉर्ड रहे, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में आपने पढ़ा। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किस प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, तंजौर, मैसूर, पेशवा और बहुत से मराठा राज्यों पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आप जानते हैं ना, सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको बताया था, धन देकर मित्रता प्राप्त करना। तो इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स था जिसने पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा इन राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और हेस्टिंग के पश्चात फिर लॉर्ड एमहर्स्ट आया
एमस्ट के बाद फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया। बेंटिंक के बाद ऑकलैंड, एलिनबोरो, हार्डिंग। तो इन जो गवर्नर जनरल्स थे या लॉर्ड थे, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया भारत में। फिर आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 1848 में भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसने एक नीति अपनाई थी भारतीय राज्यों को हड़पने की, और इस नीति को कहा जाता है लैप्स की नीति। लैप्स की नीति के तहत आप जानते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस नीति के अंतर्गत क्या था कि अगर किसी देशी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नहीं समझा जाता था। एक तो ये था कि उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अमूमन अंग्रेज इसकी अनुमति नहीं देते थे और उसके राज्य का फिर विलय कर लिया जाता था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत। ये थी लैप्स की नीति, जिसे विलीनीकरण की नीति भी कहा जाता है। यानी अगर किसी कोई देशी शासक है, अगर वो निसंतान है, अगर उसको संतान नहीं है, तो वो क्या करता था कि अपने उत्तराधिकार के लिए, अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो संतान को गोद ले लिया करता था। लेकिन ये गोद लेने की प्रथा अंग्रेजों ने समाप्त कर दी, या ये कह दिया भाई अनुमति लेनी पड़ेगी, और अनुमति वो देते नहीं थे। तो ऐसे जो राज्य होते थे उनका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। तो बहुत से राज्य, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, बहुत से राज्यों को अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इन नीतियों के कारण, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, अंग्रेजों की जो लैप्स की जो नीति थी, नीतियों के कारण भारतीय शासकों में रोष उत्पन्न हो गया, विरोध जो है वो करने लगे अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों से अपने जो राज्य उन्होंने मतलब गंवा दिए थे, वो अंग्रेज़ों से वापस लेने के प्रयास उन्होंने आरंभ कर दिए। तो ये कारण बना। फिर आप देखो कि कुछ तो ऐसे राज्य थे जो कि अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिए, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त थे, वहाँ के शासक, जैसे अवध। अवध का उस समय जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था, अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा वफादार था, कृपा पात्र था, अंग्रेज़ों का वफादार भी था, और उसे लगता था कि अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति वहाँ लागू नहीं होती थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, अवध का विलय कर लिया। किस आधार पर? कि अवध का जो शासक है वो ठीक प्रकार से शासन नहीं चला पा रहा है। तो देखिए, कुछ इतिहासकारों ने अंग्रेजों द्वारा अवध में जो कार्य किया गया, इसको एक बड़ी डकैती कहा है, बिग डकैती। और डलहौजी के इस कार्य से अवध के जो जमींदार थे, किसान थे, सैनिक बहुत थे अवध से। अंग्रेजी सेना में, ब्रिटिश सेना में बहुत से सैनिक जो है अवध से थे। तो वो सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि ऐसा व्यक्ति वाजिद अली शाह, जो कि अंग्रेजों का हमेशा से वफादार रहा है, उसके राज्य को मिला लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। तो एक ये भी कारण रहा अवध का विलय। 1856 में किया गया था ये अवध का विलय, और आप देखिए कि क्रांति 1857 में हुई थी। इसके बाद जो अगला कारण बताया जाता है वो है मुगल सम्राट का अनादर, डिसरिस्पेक्ट फॉर द मुगल एम्परर। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित किया अंग्रेजों ने, तो मुगल सम्राट को बहुत ही सम्मान दिया जाता था, उसके प्रति बहुत ही आदर भाव प्रकट किया जाता था। सम्राट के नाम के सिक्के चला करते थे। अंग्रेज तो सम्राट के आगे झुकते थे, उनसे व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन
1857 से पहले अंग्रेजों का जो रवैया था मुगल सम्राट के प्रति, उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, तो अंग्रेजों का रवैया बड़ा ही रुष्ट था बहादुर शाह जफर के प्रति। पहले ये मुगल दरबार में हाजिर होते थे, उपहार भेंट वगैरह दिया करते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और मुगल सम्राट का उन्होंने अनादर करना शुरू कर दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मतलब कैनिंग ने यह चेतावनी दी कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद सम्राट की जो पदवी है वो समाप्त कर दी जाएगी और लाल किले को छोड़ना होगा और कुतुब मीनार के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर रहना होगा। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था, उसने ये घोषणा की। तो ये सुनकर जो है बेगम जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी वो बहुत क्रोधित हो गई और फिर जो है अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने अब शुरू कर दिए भारतीय शासकों ने, क्योंकि जनता भी मुगल सम्राट को बहुत आदर भाव से देखती थी और मुगल सम्राट की जो साख थी वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज। इसी तरह से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक थे अंग्रेज, उन्होंने नाना साहेब और झांसी की रानी से भी दुर्व्यवहार किया था। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उनको पेंशन का अधिकार था, वो अधिकार छीन लिया गया। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात नारायण राव को वो राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत जो है झांसी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो नाना साहिब को जो पेंशन बंद कर दी गई और झांसी की रानी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, इसके कारण जो है ये नेता फिर इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि क्रीमिया का युद्ध हुआ था और क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी, ब्रिटेन पराजित हो गया था। इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ युद्ध में ब्रिटेन पराजित हो गया था। अब आप देखिए कि ब्रिटेन को तो ऐसा समझा जाता था कि ये तो अजेय है, इसको जीता नहीं जा सकता किसी भी तरह से। लेकिन अब क्रीमिया के युद्ध में और अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों की पराजय को देखते हुए अब लोगों को ये समझ में आ गया कि ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज जो है जीते नहीं जा सकते। तो उनके अजेय होने का जो भ्रम था वो टूट गया और ये क्रांति का कारण बना। बाकी जो अन्य कारण हैं जैसे प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।